तो सर अभी आप जो जो चीज सिखाते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से जैसे ड्राई नीडलिंग है, और जैसे मैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ, आप ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिस करते हैं, और एक्चुअल में ना लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ड्राई नीडलिंग क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर वाले बोलेंगे कि ड्राई नीडलिंग बेसिक है, ड्राई नीडलिंग वालों का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। सो व्हाट इज योर टेक कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ड्राई नीडलिंग व्हेन अ फिजियोथेरेपी डज और एक एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट जब एक्यूपंक्चर करता है, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? ये जो अभी क्वेश्चन पूछा ना, उसी में डिफरेंस है जी। लाइक दोनों थेरेपीज में नीडल सेम यूज होता है। ओके, ड्राई नीडलिंग की नीडल्स कुछ डिफरेंट नहीं होती है, दे आर आल्सो एन एक्यूपंक्चर नीडल्स ओनली, बट द वे इट इज परफॉर्म्ड इज डिफरेंट। ओके, तो जब एक्यूपंक्चरिस्ट सेम एक्यूपंक्चर नीडल्स करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स को कम करने के लिए, तो दैट इज बेसिकली एन एक्यूपंक्चर साइंस। बट वही एक्यूपंक्चर नीडल्स अगर हम पेन मैनेजमेंट में यूज करते हैं, कमिंग फ्रॉम द डीपर कनेक्टिव टिश्यूज लाइक मसल्स के ट्रिगर पॉइंट्स या जॉइंट्स, और वो यूज बाय फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसको नाम दिया जाता है इसे ड्राई नीडलिंग। तो ड्राई नीडलिंग एक्चुअली में टेक्निक नहीं है, इट्स अ टर्म introduced by a physiotherapist to take care of the pain management. But acupuncture works on the acupuncture science of energy flow. We work basically on increasing or promoting the blood circulation. So अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, न्यूजीलैंड में जाओगे, तो आपने ड्राई नीडलिंग कोर्स भी किया हुआ है, तो भी you are not supposed to call yourself as a certified dry needling practitioner. You will still call yourself as a Western acupuncturist. Yeah, क्योंकि अगर हिस्ट्री में जाओगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी एक लीगल केस चल रहा है बाय एक्यूपंक्चर एसोसिएशन वर्सेस फिजियोथेरेपिस्ट कि तुम हमारे नाम क्यों चुरा रहे हो करके। बिकॉज ऑफ दैट लीगल वॉर, अ ग्रुप ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज ड्राई नीडलिंग। तो इट्स जस्ट अ वर्ड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एक्यूपंक्चर। बट एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट बेसिकली वर्क्स होता है एनर्जी फ्लो पे एट अ स्पेसिफिक पॉइंट्स लाइक मेरिडियन पॉइंट्स। हमारे इसमें वैसा कुछ पॉइंट्स नहीं है, जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे यू हैव टू इंसर्ट द नीडल्स या उसके रेफर्ड पॉइंट में। सो दिस इज प्योरली फॉर पेन मैनेजमेंट फ्रॉम द मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। एक्यूपंक्चर होलिस्टिकली यूज करते हैं सारे कंडीशंस में, लाइक हेडेक हो गया उसके लिए भी यूज करते हैं, फीमेल्स इश्यूज हो गया उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या जो भी कंडीशंस मॉडर्न मेडिसिन कैन नॉट ट्रीट कैन बी ट्रीटेबल विद एक्यूपंक्चर। बट एक्यूपंक्चर इज नॉट साइंस ड्रिवन, इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग, लाइक द फ्लो ऑफ एनर्जी यू कैन नॉट क्वांटिफाई, मतलब देख नहीं सकते उसको, बट इट्स अ बिलीफ and people have got better with that. Dry needling is more research proven, or research proven we say because we know about if you create a trauma, that blood circulation has to happen there, so you can ultrasonographically see the changes post insertion of the needles deep. But acupuncture is superficial, dry needling is deep, so that's a major difference. So sir, just एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि एक नीडल जब जिस्म में जाती है, बॉडी में जाती है, तो वो कैसे पेन को कम कर देती है, व्हाट इज द बेसिक साइंस की वहां से पेन रिड्यूस हो जाता है, ये एक मैं चाह रहा हूँ बॉडी को बताएं। बेसिक साइंस इज जस्ट कि आप कोई भी थेरेपी लो, ओके, नॉट जस्ट ड्राई नीडलिंग, आप आयर लगाओ, अल्ट्रासाउंड लगाओ या कपिंग लगाओ, कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ठीक होता है जस्ट बाय इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन टू दैट पर्टिकुलर एरिया। कि वहाँ पे अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर दिया तो एक गुड रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड या स्टैग्नेंट ब्लड फ्लो वहाँ पे है विच कॉजेस पेन, दैट्स गोना गेट वॉश आउट। तो ये बेसिक सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का ये कॉन्सेप्ट होता है। बट एक्यूपंक्चर या ड्राई नीडलिंग से पेन इसके लिए ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, because dry needling works on 4 ways of reducing the pain. So it not just works periphery or locally, it also works in reducing the pain from centrally. तो जैसे आपने आयर लाइट लगा दिया तो उसी एरिया पे लोकली वो काम करेगा, उसका ब्रेन के साथ कोई उतना लेना देना है नहीं, ओके, थोड़ा सा है बट ज़्यादा नहीं।
और जब आप ड्राई नीडलिंग करते हो तो डायरेक्टली एक इम्पल्स, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू मच डिटेल, बट नर्वस स्टिमुलेशन विल गो टू द सीएनएस एंड सीएनएस विल सेंड द फीडबैक. सो जब ड्राई नीडलिंग हम जब सिखाते हैं, सो वी से कि 4 ways इट कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द पेन. एक तो होता है सेंट्रली, इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेकेंड होता है locally, which we call it as peripheral ways of reducing the pain, that is by increasing a blood circulation, by creating a trauma. Third होता है cellular level पे, the cells which are responsible to increase in that particular area which can heal faster. और चौथा होता है molecular way of reducing the pain. So the dry needling is becoming famous because this is the only therapy which basically helps in controlling the pain 4 ways, as compared to acupuncture, which only works on the flow of energy, which we have not seen it. It's hypothetical. It may work, it may not work on some individual. So there is no concrete evidence of working of acupuncture. Believe people have got better, and it has been practiced since many years. Correct. And so, how do cupping कब आपकी लाइफ में आया? Cupping, when I went to Olympics for Rio in 2016, that's when the entire world went crazy about it. So I was staying in UK, in London. So a group of physical therapists came together and wanted to try this fantastic technique called cupping. And that's how we always have this plastic cups used as a cupping tool. But later on we started having more researched about it, and then we came up to a concept called as silicone cupping, then different types of cupping like functional cupping. So my introduction to this cupping tool was during the Olympics. क्योंकि Olympics में कैसा होता है कि एक पॉलीक्लिनिक होता है जहाँ पे एक ओलंपिक विलेज में, और सारे एथलीट्स वहाँ पे आते हैं and they get treated. Either you can call your own personal physios, और वहाँ पे already assigned sports physiotherapist होता है to look after you. So there the cupping tool was there, and मैंने जैसे मैंने पहले बताया था कि cupping was not used as a part of a physiotherapy rehabilitation, but it was more used as a part of recovery by a sports massage therapist. तो वहाँ पे sports massage therapist ने लगाया था cupping on Michael Phelps. अभी कैसे होता है कि अगर आपका मैच हर दिन है and if you do traditional massage या डीप टिश्यू जो लगता है स्पोर्ट्स एथलीट्स को, तो 2 दिन उसका सोरनेस होता है. तो वो सोरनेस अगर होगा तो आपकी रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाएगी, एंड यू डोंट वांट एनी एथलीट हु इज इनटू अ वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट टू रिड्यूस हिज रेंज ऑफ मोशन. तो वो सोरनेस को बचाने के लिए एज वन ऑफ द टूल्स स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट ऑफ्टन यूजेस दिस कपिंग, क्योंकि कपिंग से कभी सोरनेस आएगी नहीं और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. So one way of increasing an athlete's performance could also be because of the cupping. Yeah. So it not just used as a pain relief modality, but you can also use for increasing the sports performance. Yeah. So conclusion ये कि आपकी introduction हुई cupping की 2016 Olympics में Michael Phelps के बाद, और उसके बाद आप लोग ने भी physiotherapist ने भी उसको adapt किया. Yeah. And as a वर्ल्ड लेवल पे लोगों ने देखा तो people started adapting that. Yeah, क्योंकि ओलंपिक विलेज में कैसा होता है ना, आफ्टर एवरी इवनिंग सेशंस जब सब कुछ खत्म हो जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो इकट्ठा बैठ के ओलंपिक के जो डेटा कलेक्शन होता है, इंजरीज का, फीडबैक्स का, कौन से इंजरीज हमने ज़्यादा देखी ये दिन पे, ये सब का डेटा कलेक्शन होता है. सो वी ऑल फिजिकल थेरेपिस्ट या जो भी मेडिसिन के प्रोफेशनल्स हैं वो सारे एक जगह पे बैठते हैं एंड वी डिस्कस्ड. सो तभी जब ये मीडिया में आया था फेल्प्स का, तब पीपल वे हैविंग मोर क्यूरियोसिटी. तो क्यों या वो क्यूरियोसिटी हमारे में भी थी, एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज ओलंपिक में कैसा होता है सारे दुनिया के फिजियोज आता है वहाँ पे. तो इफ इजिप्शियंस आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेक्निक फॉर देयर एथलीट्स, तो यूके वाला भी सोचेगा कि हम भी उसको क्यों ना अडैप्ट करें, क्योंकि अगर वो करके माइकल फेल्प्स प्रमोट करके इंटरव्यू में ये बता रहा है कि कपिंग हैज हेल्प्ड हिम टू गेन दैट परफॉर्मेंस, सो नो वन वांट्स देयर एथलीट्स टू आल्सो बी बिहाइंड दैट. So they also try
to ask us कि why you not using cupping as a tool. लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि Yes, भैया मुझे क्यों correct. नहीं मिला ये. तो That's इसी रीज़न से हमको भी ऐसे आते हैं कि भैया आप भी ट्राई कर दो हमारे पे, तो जी. थोड़ा सा बढ़ेगा. एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वो जो बोलते हैं वो थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी पार्ट आती है. क्लिनिक में आप अपनी मन मर्जी से पेशेंट्स को बोल सकते हो कि Correct, ये correct, चीज़ें करनी ही है, जी. ओके, बिकॉज तुम्हारे पास कमांड आता है. व्हेन यू गो इन ओलंपिक समटाइम्स तुम दोनों को साथ में मिलके चलना चाहते कि उसको भी बेनिफिट हो, कि उसको ऐसा ना लगे कि अरे मैंने बताया फिर किया नहीं. तो वो साइकोलॉजिकल, वी डोंट वांट टू गो इनटू द नेगेटिव एस्पेक्ट. So you have to, you know, manipulate or you have to be adjustable according to the circumstances. तो अगर कोई पूछा कि किसने कि ये ट्रीटमेंट आप क्यों नहीं करते तो कर दो, okay, then see what happens next, okay. वो करना पड़ता है. That's like doctor has to be flexible with its thoughts depending. That's why it's always called it as a subjective way of seeing the patient. There is no one fixed protocol. तो वैसे ही काफ़ी सारे एथलीट्स ने ऐसे डिमांड किया था. तो जैसे जैसे वो ज़्यादा हेल्पफुल होते गया वैसे वैसे द क्रेज ऑफ कपिंग हैज़ इंक्रीज. मोर रिसर्च आती गई. यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके सबसे ज़्यादा रिसर्च करता है. टर्की, इजिप्ट, यूएई से ज़्यादा रिसर्च होते हैं. वहाँ पे बाकायदा हिजामा के स्कूल्स हैं. तो जब रिसर्च ज़्यादा प्रमोट होती है, कोर्सेज डेवलप होते हैं. कोर्सेज डेवलप होता है तो वो मीडिया तक पहुँचता है, मास पॉपुलेशन में पहुँचता है. वैसे करके नाउ कपिंग हैज़ रीच अप टू द स्टेज वेयर every medical professional can use this as a tool and are not limited to just Unani sports medicine. Yeah, वैसे. तो आपने ये दो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है? तीन. Yeah. 2012 was my first Olympics. Then I went to Rio. Tokyo नहीं हो पाया because of the COVID, and then Paris Olympics. Yeah. तीन आपने किए. Yeah. सर इसी से आते हैं आप you also teach taping techniques. To be very frank, I'm zero in taping. As a learner, I want to understand what exactly taping does, Yeah. okay, and what benefits it has on athletes and like normal. See, if you consider about a normal taping, एक normal taping जो athletes करते हैं, that basically is majorly used for support. Okay, yeah, support. तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि टेपिंग से तुम्हारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ेगा या टेपिंग से तुम्हारा पेन ऐसे इमीडिएट कम होगा. स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता है. स्पोर्ट्स में टेपिंग इसके लिए करते हैं टू गिव देम अ सिक्योरिटी, अ सपोर्ट और स्टेबलाइजेशन. उस स्टेबलाइजेशन, उस सपोर्ट की वजह से अगर वो अच्छा खेल पाया तो यू विल से दैट ओह टेपिंग हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस. बट वैसा नहीं होता है. टेपिंग इज बेसिकली फॉर सपोर्ट, ओके. This is in layman term. Now if you go into more technical, taping can also help for reducing the pain at a very acute stage. Okay. But major advantage of using kinesiotaping is basically to reduce the swelling. वो भी swelling कौन सी, जो chronic swelling होती है वो नहीं. Acute traumatic swelling जो टिश्यू के फटने के बाद आती है, that taping helps in reducing that swelling. टेपिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पेन acute कंडीशन में. क्रॉनिक में काम करेगा बट स्लो, ओके. तुम ये नहीं बोल सकते कि टेपिंग कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल. तुम ये नहीं बोल सकते कि टेपिंग कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. दैट इज ऑल सेकेंडरी. Primary use of taping is to give the athlete confidence, and that confidence will only come जब तुम्हारा knee, घुटना, elbow, shoulder supported रहे, okay. So that primary kinesiotapings are basically used to reduce pain, reduce swelling, give support and give a little bit of proprioceptive feedback to your brain. वैसे उसके बहुत सारे advantages है. Like advanced level पे we also teach about how to mobilize the fascia. That can help in reducing the pain much more fast as compared to traditional way of just applying the tape. But that we teach only in UK, where practitioner comes and not student. Because यहाँ पे इंडिया में हम वो मॉड्यूल नहीं सिखाते because यहाँ पे उतने basics clears नहीं रहते and students are in still learning phase. But when you teach abroad in UK or in UAE or even South Africa,
the population of the students population of participants getting enrolled are more practitioners and not the students. So they understand the movement pattern, they understand the client feedback, and they understand the goals what they want. So accordingly they will tape. यहाँ पे कैसे होता है कि students का population ज़्यादा है तो वो हम basic ही सिखाते हैं. But the main अभी since we are discussing about taping only helps up to a skin and the fascia level. टेपिंग का इफेक्ट, काइनेसिस टेपिंग का इफेक्ट मसल तक नहीं जाता है. मसल तक नहीं. या बट then when we deliver the courses we have to teach them A to Z. We have to teach what the taping has evolved from. So हम पूरा सिखाते हैं बेसिक से कैसे आया और नाउ कैसे ये इवॉल्व होके यहाँ पर आया. बट देन वी ऑल्सो टीच कि क्या नहीं हो सकता है और क्या क्लेम किया गया है. Okay, so understanding taping in 2025 is essential than what has been outdated. Okay, so वो एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में सर ये तो देखा गया है कि जब लोग करते से कपिंग थेरेपी कर दिया एक पांच तो उनके कुछ प्रैक्टिशनर्स के क्लेम बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो इतना बड़ा बेंचमार्क हो जाता है कि लोग फिर सोचते भी कि बताइए होता भी है या नहीं है. कप्स को कहीं पर भी लगा दिया, टेप्स को किस तरीके से भी लगा दिया और ये एक्सपेक्ट करना कि बस टेप लगा दिया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. दे हैव डिफरेंट क्लेम्स फॉर एवरी थेरेपी व्हाट पीपल फॉलोज. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिशनर अच्छे से अपनी चीजें एथिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि लोग उसको बोलना एक्सपेक्ट करते हैं. वैसे होता है अगर मेरे क्लिनिक में because I have gone to the Olympics and everything, people expect कि अरे इसके पास जाएंगे तो एक दिन में ठीक हो जाएगा. It's a process. They should understand. हाँ हम because इतने सारे patients देखते हैं at global level and high level of sports, तुम्हारे chances of recovery थोड़ा fast हो जाती है. Okay, as compared to traditional patients जो clinic में दिखा. तो we take a risk. We try to enhance the process. तो no doubt कंपेयर टू नॉर्मल फिजियो अगर आप स्पोर्ट्स फिजियो के पास जाओगे तो तुम्हारी रिकवरी प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा होती है. और ये सब क्लेम करना इज जस्ट लाइक अ मार्केटिंग गिमिक. सिर्फ मार्केटिंग है, कुछ ऐसा क्लेम नहीं है. क्योंकि अगर आप वीडियो लेके उधर शूट करोगे लाइव और देखोगे तो ऐसा एक सेशंस में ठीक नहीं. लोगों के ऐसे क्लेम है कि लाइक फ्रोजन शोल्डर कैन बी ट्रीटेड इन 1 सेशन. तो अगर वो एक सेशन में ठीक हो गया तो फ्रोजन शोल्डर है ही नहीं. पहली तो बात क्योंकि फ्रोजन शोल्डर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. कभी कभी फ्रोजन शोल्डर बिना कुछ किए भी अपने आप ठीक हो जाता है. एक ऐसा साइक्लिकल चेंजेस. सो इट्स जस्ट अ क्लेम, इट्स अ मार्केटिंग गेम. या इसको ऐसे कर सकते बोल सकते हैं इट्स अ लैक ऑफ रेगुलेशन. लैक ऑफ रेगुलेशन सब कुछ मे बी गवर्नमेंट मे बी सीनियर्स हम लोगों को कुछ करना चाहिए ताकि इस तरीके से जो लोग इसमें अनएजुकेटेड है माल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हो रहा है. और टू बी वेरी फ्रैंक आई हैव सीन पीपल जो कोई भी पैसा मांग लेते हैं और बड़ा क्लेम करते हैं. पीपल हैव बिकॉज़ आई आल्सो टीच कपिंग तो मुझे भी ऐसे लोगों के फोन्स आए कि एक सेशन का 15,000 रुपया ले लिया, 20,000 रुपया ले लिया. वो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे थे, उनको एक मार्क कर दिया और 65 की एज के ऊपर है, उनको एक्स नंबर ऑफ कप्स लगा दी. 60 कप्स 110 कप्स इन अ बॉडी. जस्ट अंडरस्टैंड उस पेशेंट की क्या हालत हुई होगी. ये तो तुम कपिंग की बात कर रहे हो ना, नीडलिंग के तो ऐसे केसेस हैं बिकॉज हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. मेडिकल नेग्लिजेंस तो इतना है. आप इंदौर में एक केस एक ट्विटर में डाला था एक डॉक्टर ने कि यंग पेशेंट, यंग एज स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर था और कपिंग करवाने गया या नीडलिंग करवाने गया और बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स करके रखा. बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स इज अ डेथ, इट्स लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग. ओके, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. अगर वो केस कभी रजिस्टर होता, अभी भी हो सकता है कि रजिस्टर हो बिकॉज एविडेंस है उसके, तो फिजिकल थेरेपिस्ट बैन हो जाते हैं फ्रॉम यूजिंग द डीपर टेक्निक ऑफ ड्राई नीडलिंग. क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके सिखाता है जिसको नॉलेज है भी नहीं वो भी स्टार्ट करता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशंस. कोई भी कैसे भी नीडल लाता है, तुमने बेसिक सिखा दिया एंड
तुमने वो चीज़ सिखाई भी नहीं, पर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में वो सारी चीज़ें करते हैं ऑन द पेशेंट्स। और बिकॉज यहाँ पे लाइफ को इतना इम्पोर्टेंट लिया नहीं जाता है, सो तुम देखो कि कैसे भी प्रैक्टिस करते हैं आजकल। तो 40-40 mm की नीडल्स डाल रहे हैं ऑन द ट्रेपेजियस, अपाइकल लोब में निमोथोरैक्स हो रहा है, बायलैटरल निमोथोरैक्स रख रखा है, इवन विद कपिंग आल्सो, नीडल डालते हैं ऊपर से कप करते हैं। या सो ऑल दिस इज लाइक अ साइन ऑफ माल प्रैक्टिस। और अपने इधर लीगल सिस्टम इतना वीक है कि लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं है, तो वो लीगल केसेस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, और देयर इज़ नो रेगुलेशन कि कौन सिखा रहा है, कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। लोग जस्ट जैसे मिला वैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं एंड अनऑथराइज्ड कोर्सेज चल रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो बट देन इंडिया में क्रांति जब तक नहीं आती, जब तक किसी को मौत नहीं होती। तो अनटिल अनलेस कोई मरेगा नहीं इससे, तब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आएगा। जब तक कोई स्टैम्पीड नहीं होगा, तब तक कोई ब्रिज बनेगा नहीं। तो जब तक कोई मरेगा नहीं बिकॉज ऑफ द मेडिकल नेग्लिजेंस, तब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा नहीं। वैसा वाला चीज़ है। सैड स्टेट। या